देखिए बेटा ये two cells of EMF E but internal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistance R. What should be the value of R so that the potential difference across the terminals of the first cell becomes zero? ठीक है, तो ये दो सेल्स हैं और दोनों का EMF E है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये सेल का EMF E है, इसका भी EMF E है, ये R2 है और इन दोनों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें R की वैल्यू बतानी है और कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल, ये जो पहले वाला सेल है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो 0 दिया हुआ है। तो अगर V1 0 होगा तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी? तो कैपिटल R किस किस के टर्म्स में आएगा बेटा? E R1 और R2 के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इसका नेट ईएमएफ कितना होगा और R नेट कितना होगा और इसमें करंट कितनी होगी और फिर हम V1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो E नेट कितना हो जाएगा? दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ये E प्लस E 2E इक्वल हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो I की वैल्यू हो जाएगी 2E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और V1 की वैल्यू हो जाएगी E नेट E1 माइनस I इंटू R1। इसके क्रॉस ये पूरे सर्किट में तो एक ही करंट होगी क्योंकि एक ही वायर है, तो इसमें करंट ऐसे जाएगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो E माइनस I इंटू R1 के इक्वल हो जाएगा। V1 की वैल्यू दे रखी है 0, तो ये E1 माइनस I R1 हो गया, तो E1 हो गया I इंटू R1 के इक्वल। I की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I हो गया 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, इंटू स्मॉल r1, ये E से E कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 के इक्वल हो, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2R1 माइनस R1 माइनस R2, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी बेटा R1 माइनस R2। देता है EMF of combination, EMF कॉम्बिनेशन है ना, तो ये जो 6 वोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जब करंट 0 होगी तो वोल्टेज 6 वोल्ट के बराबर होगा और ये EMF के इक्वल हो जाएगा, लेकिन नेट EMF के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे आता है? क्योंकि V होता है E नेट माइनस I इंटू R नेट के इक्वल, और जब ये करंट 0 हो जाएगी तो जो V है वो E नेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जो 3 सेल्स है वो एक जैसे सेल्स है ना, 3 सेल्स इन सीरीज, तो जो नेट सेल है E नेट किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम ये 3 सेल्स को इस तरह से कंसीडर करते हैं ईच, तो E नेट किसके इक्वल हो जाएगा? 3E, है ना, तो 3 की वैल्यू होगी 6 वोल्ट, तो हर एक सेल का EMF हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है बेटा? वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है ना, तो करंट कितनी होगी? सॉरी, करंट अगर 2 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना होगा? 0। ठीक है, फिर से वो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो E नेट माइनस I इंटू R नेट इज इक्वल टू B। B इसमें 0 हो जाएगा, E नेट की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 2, तो R नेट की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। ठीक है, ये हर एक सेल का स्मॉल r है तो नेट 3R के इक्वल हो जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हर एक सेल का EMF 2 वोल्ट हो गया और हर एक सेल का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। फिर इससे दूसरे पार्ट में पूछा है कि फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बी मैक्सिमम, तो किस करंट के लिए पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर अगर मैक्सिमम है तो क्या कंडीशन होती है बेटा? पावर अगर मैक्सिमम है तो क्या कंडीशन होगी? सर एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल।
तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर नेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और जो करंट है वो होता है E अपॉन R प्लस आर नेट। आर नेट की वैल्यू कितनी है? आर नेट इज 3 ओम, तीनों के कॉम्बिनेशन का, तो इसमें ये दोनों 3 ओम के इक्वल हो जाएंगे। तो E नेट कितना है? E नेट है 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। R की वैल्यू 3 ओम, R नेट की वैल्यू भी 3 ओम, तो ये 6 अपॉन 6 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट है वो 1 एम्पियर के इक्वल होगी। नोट करिए बेटा इसको। Across a resistor is altered so that heat produced per second। तो आप बताइए बेटा हीट प्रोड्यूस पर सेकंड का क्या मतलब हो गया? इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 16। हीट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 16 प्रोड्यूस पर सेकंड। तो ये जो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड है इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? पावर। पावर। तो ये जो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड है ये वर्क अपॉन टाइम हो गया। पावर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 16। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 16 फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो नई पावर है वो पुरानी पावर के 16 के बराबर होगा। हम अगर वोल्टेज को ऑल्टर करते हैं, यानी कि V को अगर V डैश करते हैं, तो ये पावर जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगी। तो कहता है कि बाय व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। तो किस फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है? ये चार्ज लिखा हुआ है, चेंज है बेटा। किस फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है? तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है V डैश अपॉन V की। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर बाय व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज। इसमें क्या चीज है जो कांस्टेंट है? अक्रॉस अ रेजिस्टर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को हम नहीं बदल रहे, ये गिवन है बेटा। तो बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इनको कंपेयर करने के लिए? P is equals to V square upon R। तो वी हैव P is equal to V square upon R, और R इसमें कांस्टेंट है, इसलिए जो P है वो V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V अंडर रूट P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V डैश अपॉन V किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट P डैश अपॉन P के इक्वल। तो ये अंडर रूट 16P अपॉन P हो गया, तो ये 4 आ गया। तो आंसर हो गया फैक्टर इज 4। तो जो फैक्टर पूछा गया है वो 4 है। जल्दी हो जाए तो क्या करेंगे बेटा? कोई बताएगा जरा कैसे किया है क्वेश्चन ये? टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मार्क्ड दिस एंड दिस। तो उसने पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसी ने कराया तो बताओ बेटा ये कैसे कराया, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर V स्क्वायर बाय R से किया था। तो दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराया आपने? यस सर। यस सर। उसमें दोनों का रेजिस्टेंस उसने पूछा नहीं है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ के बताइए कि इसमें क्या चीज है जो कांस्टेंट है। दोनों बल्ब में कौन सी चीज V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट है। दोनों को अगर हम 220 वोल्ट पे हम अगर इसको दोनों को लगाते हैं तो एक 60 वॉट कंज्यूम करता है और एक 100 वॉट कंज्यूम करता है। तो इसमें V को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R है, तो R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P। V कांस्टेंट है तो R P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? किसकी पावर ज्यादा है? तो पावर 2 पावर 1 से ज्यादा है, इसलिए जो रेजिस्टेंस 2 है वो रेजिस्टेंस 1 से कम होगा, है ना? तो पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो विच है द ग्रेटर रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ब 1। तो R1 ज्यादा है। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रोपोर्शनलिटी से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है। ये 1 मार्कर अगर पूछा जाता है आपसे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को चेक करके बिना कैलकुलेट करके बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है two electric bulbs whose resistances are in the ratio 1:2. दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो दे रखा है 1:2 है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी, पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगा बेटा? वोल्टेज। V वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। तो जब भी दो चीजों को कंपेयर करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या चीज कांस्टेंट होगी। What will be the ratio of power dissipation in the wires? तो P1 upon P2 पूछ है, क्या होगा? तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा P is equal to V square upon R। ठीक है, V इसमें कांस्टेंट है तो इसलिए जो P है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो P1 upon P2 हो जाएगा R2 upon R1 के इक्वल। ठीक है, अगर R1 upon R2 1:2 के इक्वल है तो ये 2:1 के इक्वल हो जाएगा। आप देखेंगे पूरी फिजिक्स में यही चलता रहता है, बस फॉर्मूले चैप्टर्स में बदलते रहेंगे। इन्हीं को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बोलते हैं कि भाई ये चीज कांस्टेंट है, को इतना कर देंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको लास्ट तक जाते जाते बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टोस्टर प्रोड्यूसेस मोर हीट देन अ लाइट बल्ब व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट मेंस। तो V जो है वो तो 220 वोल्ट मेंस से कनेक्टेड है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट। और जो टोस्टर है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब पावर है या हीट है वो टोस्टर के ज्यादा है ना। तो पावर और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टोस्टर का जो हीट है या पावर है वो बल्ब से ज्यादा है। तो which of the two has a greater resistance? तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे R is equal to V square upon P। V कांस्टेंट है तो इसलिए जो R है वो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका ज्यादा पावर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि बल्ब का पावर कम है इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ग्रेटर रेजिस्टेंस। नोट करिए बेटा, मतलब रेट ऑफ हीट किसको डिनोट करता है? रेट ऑफ हीट का मतलब हो गया पावर। तो ये है कि किसका पावर ज्यादा होगा, है ना। Two heating coils, one of fine wire, other of thick wire, made of same material and of the same length, is connected one by one। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो रो L by A होता है। मटेरियल सेम है इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, लेंथ भी सेम है तो लेंथ भी कांस्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए जो फाइन वायर है उसका रेजिस्टेंस जो थिक वायर है उसके रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, है ना। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है? थिक का ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो फाइन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है तो V कांस्टेंट हो गया। तो किसकी पावर ज्यादा होगी, यानी कि कौन ज्यादा रेट से हीट प्रोड्यूस करेगा, तो पावर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। V कांस्टेंट है, इसका मतलब पावर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसका ज्यादा पावर होगा, है ना। तो थिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है फाइन वायर से, इसलिए इसका पावर ज्यादा होगा। तो थिक वायर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा फाइन वायर से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Two 120 volt light bulbs, one of 25 watt and other of 200 watt, were connected in series across a 240 volt line। तो जो पहले वाला जो बल्ब है वो है 120 वोल्ट और 25 वॉट। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है और ये कितनी मैक्सिमम करंट झेल सकता है।
तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का? V square upon P. v स्क्वायर अपॉन p, तो ये v स्क्वायर अपॉन p हो गया, तो हो जाएगा 120 into 120 डिवाइडेड बाय p, p is 25, ठीक है, तो 25 कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस बेटा? सर 576। 576. 576 हो। मैक्स, आई मैक्स कितना हो जाएगा? p बाय v के इक्वल, p है 25 और v है 120, तो 25 बाय 120 हो गया, ये मैक्सिमम करंट हो। ठीक है, ये पहले बल्ब के जो स्पेसिफिकेशंस थे वो निकल आए। अब दूसरा बल्ब देखिए, दूसरा बल्ब है 120 वोल्ट 200 वॉट, 200 वॉट, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा v स्क्वायर बाय p से 120 into 120 डिवाइडेड बाय 200, 72 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम करंट आएगी P बाय V से, तो P हो जाएगा 200 और V हो जाएगा 120, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा तो 5/3 एम्पियर आ जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम करंट है। अब कहता है दोनों को, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये पहले वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, आर कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्ट कर दिया 240 वोल्ट की लाइन से, तो कौन सा बल्ब पहले बर्न हो जाएगा ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली? तो जिसमें करंट कम है ना, तो कम करंट किसका है? कम करंट है ये 25/120, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा? 5 से इसको डिवाइड करो तो ये 5/24 हो जाएगा, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 24 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वाली करंट कम है, तो कौन सा बल्ब पहले जल जाएगा? R1, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये वाला जो बल्ब है ये कम करंट झेल सकता है, तो अगर इससे ज्यादा हुई तो इससे कम होगी तो ये बल्ब फूक जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसका आंसर हो गया R1। यस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ये सभी ने नोट कर लिया बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, what happens to power dissipation if the value of electric current passes through a conductor of constant resistance is double? ठीक है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पावर पे क्या होता है, यानी कि P डैश को कंपेयर करना है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड, करंट को डबल कर दिया रहा है, ठीक है, करंट को डबल कर दिया गया, तो पावर को कंपेयर करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R, R कांस्टेंट है, तो जो पावर है वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर I डबल हो रहा है तो इसका मतलब जो पावर है वो 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि पावर की वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो अगर आप करंट को डबल करोगे तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है two heated wires of the same dimension are first connected in series and then in parallel to a source of supply. What will be the ratio of heat produced in the two cases? सबकी डायमेंशन सेम है वायर्स की, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो अगर डायमेंशन सेम है तो रेजिस्टेंसेस सेम रहेंगे, यानी कि R1 R2 दोनों R के इक्वल, तो जब इनको सीरीज में कनेक्ट करा जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2R, और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/R प्लस 1/R का होल इनवर्स, यानी कि ये R/2 के इक्वल हो जाएगा। What will be the ratio of heat produced in the two cases? Ratio of heat का मतलब, तो जो हीट का रेशियो होगा वो पावर के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये पावर इन सीरीज, पावर इन पैरेलल, क्या चीज दोनों में कांस्टेंट है?
वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर एस और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर पी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर पी अपॉन आर एस के इक्वल हो जाएगा। आर पी इज आर बाई टू एंड आर एस इज टू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये 1:4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस है उसका रेशियो 1:4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. देखिए किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज, ठीक है, इसके दो लॉज होता है बेटा। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लूप जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, या इसका दूसरा नाम है KCL। KCL का मतलब हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये वाला जो लॉ है ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चार्ज है उसका लॉस नहीं होता है, तो उसी के ऊपर ये जो जंक्शन लॉ है वो बेस्ड है। तो जंक्शन लॉ को देखिए कि किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है, KCL क्या होगा। ये सपोज करो कोई जंक्शन है, दिस पॉइंट इज जंक्शन। जंक्शन का मतलब है कि इस पे कई सारे वायर्स ज्वाइन हो रहे हैं। इधर से एक वायर आ रहा है, इधर से एक वायर आ रहा है, ऐसे एक वायर है, एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, और भी हो सकता है। तो इसमें जंक्शन पे यहाँ से ऐसे करंट आ रही है, सपोज करिए कि इससे I1 करंट आ रही है और इससे I2 करंट आ रही है, और इससे करंट दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट है वो जीरो होगी। तो नेट करंट एट जंक्शन इज जीरो। तो ये जो नेट करंट है ये क्या होगा, जितनी भी करंट्स है उनका सम होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई आने वाले करंट्स को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो जाने वाले करंट्स को नेगेटिव लेंगे, तो I3 minus I4 minus I5 is equal to 0। तो ये I1 plus I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 plus I4 plus I5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई नेट करंट जो है वो जीरो है, या ऐसे समझ सकते हो कि जो करंट रीचिंग द जंक्शन, जो करंट जंक्शन को रीच करती है वही करंट जंक्शन को लीव करती है। और ये जो टोटल करंट है दिस इज करंट लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो किसी भी आप जंक्शन पे देखोगे तो उसकी तरफ आने वाली करंट्स का सम उससे दूर जाने वाली करंट्स के सम के इक्वल होगा। और इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट है उसका सोर्स होता है सेल। ठीक है, सेल एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा आपने शुरू में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि करंट तभी फ्लो होती है जब उसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हो। तो जो चार्ज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम देखेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, तो उसमें चार्ज का लॉस नहीं होता है। और चार्ज का जो फ्लो का रेट होता है उसको करंट बोलते हैं, इसलिए आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होती है। तो पूरे सर्किट को अगर देखोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर करंट होगी, तो ये आने वाली करंट होगी, ये जाने वाली करंट, क्योंकि चार्ज इक्वल है इसलिए करंट भी इक्वल होगा। तो जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जाएगा, यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट दूर जाएगा। ये होता है बेटा फर्स्ट लॉ। अब दूसरा लॉ है लूप लॉ। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, wire different हो सकते हैं ना, number of wire? नंबर ऑफ वायर क्या? Sir, reaching the junction और leaving the junction में number of wire तो different हो सकती है ना? हाँ, कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये दो हैं इधर, उधर तीन है, तो जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, तो लूप लॉ, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड पाथ।
ठीक है, इसका दूसरा नाम है केवीएल। इसमें हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता है और चार्ज का भी लॉस नहीं हो सकता है ना। तो चार्ज का और एनर्जी का ये रिलेशनशिप होता है W इज इक्वल टू Q इनटू V। तो जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो चार्ज का भी लॉस नहीं होगा, चार्ज का लॉस नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्लोज लूप में जीरो हो जाता है। अब आप इसको देखेंगे कि इसके रूल्स क्या है, इसको नोट करिए। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितने तरीके का होता है? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके का होता है। एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप, जब आप एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, या पोटेंशियल राइज होता है, यानी कि या तो पोटेंशियल घटेगा या पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, इन दोनों को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप पोटेंशियल बढ़ेगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल घटेगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल घटता कैसे है? जब आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो ए से बी की तरफ अगर करंट जा रही है तो पोटेंशियल घटेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और जो बी है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो घटता है। ठीक है, और पोटेंशियल राइज क्या होगा? अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रही है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप, और लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल राइज हो, पोटेंशियल राइज। और दोनों को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये रेजिस्टेंस है R और उसमें I करंट है तो A से B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो A से B की तरफ जब जाएंगे तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA, है ना। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा? सर बी सर VA। हाँ? तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ये करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है ना। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर VA। VA। ए का ज्यादा होगा। तो VB माइनस VA कैसा होगा? VB माइनस नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जो IR है इसको नेगेटिव लेंगे अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है I into R, दिस इज नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेंगे, यानी कि जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? तो करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए कि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 2 into 5 10, लेकिन हम इसको नेगेटिव लेंगे तो ये -10 वोल्ट के इक्वल होगा, यानी कि VB माइनस VA माइनस 10 वोल्ट के इक्वल होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि B लोअर पोटेंशियल पे है। यस। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप A से B की तरफ चलेंगे, करंट उस डायरेक्शन में चल रही है तो करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन ड्रॉप को डिनोट करता है ना। सेल में देखिए ये एक सेल है, ये A और B और इसके अक्रॉस जो EMF है वो E है। कोई अब आप बताइए कि
कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा? A. हायर पोटेंशियल पे होगा बेटा? ए ए। तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी लोअर पोटेंशियल पे होगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई के बराबर है। तो ये बताइए कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं? तो वी ए बी का क्या मतलब होता है? वी ए बी का मतलब होता है बी बी माइनस बी ए। बी ए बी का मतलब हो गया बी बी माइनस बी ए। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? बी लोअर पोटेंशियल है या हायर है? Lower potential. लोअर है, नेगेटिव तो है। अगर इसे हायर को माइनस करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो चीजों के अक्रॉस मिलेगा, एक तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा और एक सेल के अक्रॉस मिलेगा। जब भी आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, चाहे वो सेल में है चाहे वो रेजिस्टेंस में है। रेजिस्टेंस का पता कैसे लगता है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है? तो करंट की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हम हायर से लोअर की तरफ चलते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेंगे, है ना? तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। और अगर करंट के ऑपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप सेल के क्रॉस जाते हो और आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहले आता है तो नेगेटिव लेंगे, अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है बेटा? इसको नोट करिए। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं तो ये बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी आप। ठीक है, अब चलते हैं बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ये चीजें यूज होंगी। जैसे सपोज करिए कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कई सारे सेल्स लगे हुए हैं, कई सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ए बी सी डी, है ना? ये इसके टर्मिनल्स हैं। तो ये केवीएल कहता है इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे, तो लूप हमने बना दिया। लूप मतलब ये क्लोज्ड पाथ हमने बना दिया, ए बी सी डी और वापस ए पे आ गए। तो ए से लेके ए तक नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो किसी भी क्लोज पाथ में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा, क्योंकि ये ए से लेके ए तक का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ये बी ए माइनस बी है। अगर आप एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस पहुंचे। तो इस तरह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप बेटा एक एग्जांपल देखिए जरा। एक एग्जांपल आपको करना है। आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसमें किरचॉफ्स लॉज आपको लगाने हैं। ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट का सेल है और इसके साथ इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। फिर एक और सेल है, ये सेल 10 वोल्ट का है और इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम। फिर एक सेल है, सेल नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम। इसके टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, सी डी ई और एफ है, ई और एफ। ठीक है, करंट की डायरेक्शंस भी शो करी हुई। इस वाले वायर में I1 करंट है, इस वाले वायर में I2 करंट है और इस वाले वायर में I3 करंट है। ये करंट की डायरेक्शंस भी शो करी हुई है और आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें टोटल कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट आपको होगी? सर 3। इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो वो जो 3 इक्वेशंस हैं वो आप किरचॉफ के 2 लॉज को यूज करके 3 इक्वेशंस बना सकते हैं, है ना? एक जंक्शन लॉ है और लूप लॉ है। तो पहले आप ये बताइए कि इसमें टोटल कितने लूप आप क्रिएट कर सकते हो? लूप मतलब क्लोज सर्किट।
है ना। तो पहले लूप्स को देखिए बेटा, कौन कौन से लूप्स इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। तो पहला लूप तो हो गया ए से स्टार्ट करते हैं, बी, फिर ई, ये ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ये एक लूप हो गया। फिर दूसरा लूप बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी सी डी ई बी, और जो तीसरा बड़े वाला लूप है ए बी सी डी ई एफ ए, ये तीसरा बड़े वाला लूप है ना। तो ये वाला जो लूप है, लूप नंबर 3, ये ऊपर दोनों का रिजल्टेंट है, इज द रिजल्टेंट ऑफ लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। तो ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया, और ये थर्ड लूप। तो ये जो थर्ड लूप है ये वेस्ट है, मतलब आप इनमें से ये जो 3 लूप है कोई से भी 2 लूप यूज कर सकते हो। तीसरा लूप जब आप यूज करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो पहले 2 का रिजल्टेंट ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसमें आप कोई भी 2 लूप यूज कर सकते हो। तो 2 लूप से तो 2 ही इक्वेशंस बनेंगी, तो तीसरी इक्वेशन आपको जंक्शन रूल से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी जंक्शन लीजिए जहां पे करंट्स आके मीट कर रही है, तो कौन सा पॉइंट ले लें बेटा। जंक्शन कहां पे बन रहा है, जहां पे सारी करंट आके मीट कर रही है, कौन सा पॉइंट जंक्शन है बेटा। ये वाला पॉइंट देखिए बी, है ना। इस पे I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, और यहाँ से I3 करंट आ रही है। तो एट जंक्शन बी पे करंट लॉ लगा दीजिए बाय KCL। KCL मतलब फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो बी पे आने वाली करंट्स कौन कौन सी है, I1 और I2, और जाने वाली करंट कौन सी है, I3। तो ये हो गया I1 plus I2 is equal to I3। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इन लूप, अब देखिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करेंगे और एक लूप को कंसीडर करेंगे। तो पहले आप लूप का जो पाथ है उसको बता दीजिए, ए बी ई एफ ए। आपको ए से लेके ए तक इस पाथ से ट्रेवल करना है और देखना है कि रास्ते में कहां कहां आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, उसके साइन का आपको ध्यान रखना है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके 0 के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले हम ए से बी तक चलते हैं। ए से बी में पोटेंशियल का कोई सोर्स नहीं, ना तो सेल है ना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। फिर बी से ई तक चलते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के 2 सोर्स हैं, एक है 10 वोल्ट और दूसरा है 2 ओम, है ना। तो 10 वोल्ट और 2 ओम को देखिए बेटा, ये 10 वोल्ट ऐसे है, ये हायर ये लोअर पोटेंशियल है, और ये 2 ओम इस तरह से है। 2 ओम में करंट की डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, करंट ऑपोजिट चल रही है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब हम बी से ई की तरफ चलेंगे, बी से ई की तरफ, तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे सर। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है, सर घटता है। घटेगा तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे बेटा, सर नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -10। इसके इसमें जो करंट है वो I2 है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2I2 के इक्वल होगा। इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे बेटा, तो आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो या उसके ऑपोजिट चल रहे हो, सर उसके ऑपोजिट। ऑपोजिट चल रहे हो। तो करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये +2I2 है ना। इसमें भी देखिए जरा, करंट ऐसे जा रही है तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। तो जब आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ चलोगे तो पोटेंशियल राइज करेगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि करंट और सेल के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कंसीडर करना है। अब हम ई तक पहुंच गए, ई से एफ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, सर 0। ठीक है। फिर हमें एफ से ए तक चलना है। अब एफ से ए तक चले, इसमें पोटेंशियल के 2 सोर्स हैं, एक तो ये 2 ओम सोर्स है और एक ये सोर्स। जब आप 2 ओम में एफ से ए की तरफ चलोगे, ये 2 ओम है, एफ से ए की तरफ जा रहे हो, मतलब ऐसे चल रहे हो, और करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, करंट है I1, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2I1 हो गया।
आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो F से A तक, तो जब करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि जब आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी कि जो पोटेंशियल है वो फॉल करेगा, तो इसलिए ये 2i1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर सेल का देखिए बेटा, सेल है ये 20 वोल्ट, आप F से A की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, यानी कि F लोअर पोटेंशियल पे है और A हायर पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? F से A की सर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा रूल ये है कि आपके रास्ते में अगर नेगेटिव पहले आता है तो आप पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, और पॉजिटिव पहले आता है तो नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2i2 minus 2i1 plus 10 is equal to 0। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो i2 minus i1 plus 5 is equal to 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दूसरा लूप लेते हैं बेटा। इन लूप बी सी डी ई बी से स्टार्ट किया और बी तक चला, तो रूल को एक बार याद रखिए, दो सिंपल सा रूल है कि सेल में अगर पॉजिटिव पहले आता है तो नेगेटिव लेंगे, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उससे उल्टा होगा तो उससे उल्टा कर ले लेंगे। अब जैसे बी से सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा? 0। फिर सी से डी तक चलिए, सी से डी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सी से डी तक पोटेंशियल डिफरेंस सर 2i2। सी डी ये है बेटा, ये सी डी देखो, उसमें i2 तो कहीं है नहीं ना 2 है, सी से डी चल रहा है 4i3। 4i3, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसका साइन बताइए, पॉजिटिव ले या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। भाई आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो या ऑपोजिट चल रहे हो? सर करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो नेगेटिव लेंगे फिर, है ना, हायर से लोअर की तरफ। तो जब भी आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो हायर से लोअर की तरफ जाते हो, यानी कि पोटेंशियल घटता है, तो ये -4i3। किसी को डाउट है बेटा इसमें? डी से ई की तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 0। 0। ठीक है, फिर 2 ओम के अक्रॉस जब आप ई से बी की तरफ चलोगे, ई से बी की तरफ 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 2i2। सर 2i2। 2i2 नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। ई से एफ की तरफ चल रहे हैं, करंट भी उस तरफ चल रही है, यानी कि हायर से लोअर, तो नेगेटिव हो गया -2i2। सेल पे आइए, 10 वोल्ट, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ, तो ये +10 हो जाएगा और इक्वल टू 0, है ना। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो -2i3 -i2 + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इनको सॉल्व करके i1 i2 i3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि आप पहले 3 से 2 इक्वेशन बनाइए, 2 से 1 इक्वेशन बनाइए, मतलब एक एक करके वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें i1 और i2, तो हमें i3 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से i3 को एलिमिनेट कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो i3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -2 i3 की वैल्यू हो गई i1 + i2 -i2 + 5 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा -2i1 -2i2 -i2 + 5 इज इक्वल टू 0, ये -2i1 -3i2 इज इक्वल टू -5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, बाकी इक्वेशंस को भूल जाइए, बस इन दो इक्वेशंस को याद रखिए। एक तो ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों में ही I3 नहीं है। तो आपने क्या किया, तीन वेरिएबल की इक्वेशंस को दो वेरिएबल की इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये I1 माइनस I1 है, दिस इज माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3I2 हो जाएगा, वो इस 3I2 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा -3I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -5I1 इज इक्वल टू -20 और I1 की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर हो, करेक्ट बेटा। तो I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। अब हम इससे I2 निकाल सकते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I1 इज -4 प्लस I2 इज इक्वल टू -5, तो I2 हो जाएगा -5 प्लस 4 दैट इज -1 एम्पियर। माइनस का क्या मतलब होता है, I2 -1 है, इसका क्या मीनिंग हुआ, सर ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो नेगेटिव करंट उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देगा। जैसे I2 आपको इस तरफ दिया हुआ है और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट गलत है, I2 उस तरफ होगी 1 एम्पियर की करंट। ठीक है, तो नेगेटिव का ये मतलब होता है कि जो डायरेक्शन आपने कंसीडर करी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल करंट होगी। ठीक है, I1 I2 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस 3 एम्पियर। तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3 एम्पियर, तो I3 की वैल्यू 3 एम्पियर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। नोट करिए बेटा इसे। Beat stone bridge, principle। ठीक है, ये एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉज की, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इसमें जो 5 रेजिस्टेंसेस हैं उसका नेटवर्क होता है। ये पॉइंट है ए, इससे दो रेजिस्टेंसेस जाएंगे पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस R2। फिर ये R1 और R2 एक और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होंगे, ये रेजिस्टेंस है R5। ठीक है, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस होगा R3 और ये एक रेजिस्टेंस होगा R4। जनरली इसको 2 लेते हैं, ये R1 R2 ये R3 और R4 हो, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बैटरी होगी E, है ना, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए, अगर बैटरी से ये जो नेटवर्क है ये I करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, तो इस वाले जंक्शन पे जाके ये करंट सेपरेट हो जाएंगे, इसमें से कुछ पार्ट इस तरफ चला जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो I-I1 R3 में चला जाएगा। ठीक है, तो जो करंट इस जंक्शन की तरफ आ रही है, ए की तरफ जो करंट आ रही है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ I1 करंट जाएगी तो दूसरी तरफ I-I1। ये कौन सा रूल लगा दिया बेटा हमने, तो ये हो गया जंक्शन रूल, इसमें जितनी करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी, यानी कि एक तरफ अगर I1 हो गई तो जो बची हुई है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर यहाँ पे फिर से करंट का सेपरेशन होगा, I1 से एक करंट इस तरफ चली जाएगी, इसको हमने IG लिखा। IG इसलिए कि यहाँ पे हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा दी करंट को चेक करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको G लिख दिया। तो I1 इस जंक्शन पे जा रही है ना, ये A B, ये वाला जंक्शन C आपने ले लिया, ये ले लिया। I1 में से IG इस तरफ चलेगी, तो इस तरफ हो गई I1 माइनस IG। करंट रिवर्स नहीं आएगी, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये करंट का जो डेस्टिनेशन है वो बी पॉइंट है, करंट कैसे भी जाएगी बी तक पहुंचेगी, बी से ए की तरफ नहीं आएगी करंट।
फिर इस वाले जंक्शन पे ये दोनों करंट आ रही है, ये वाली करंट है I माइनस I1 और इस तरफ से ये करंट आ रही है I2। ये दोनों मिलके यहाँ पे जंक्शन पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के सम के इक्वल होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाली करंट आ जाएगी। ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। सर एक और बार बता दो। बेटा यहाँ से ये आई करंट आई, अब यहाँ से कुछ करंट तो जाएगी, उसको हमने I1 सपोज कर लिया, तो बची हुई करंट इस तरफ से जाएगी, है ना। फिर इससे I1 से IG करंट इस तरफ आ गई, तो इस तरफ बची हुई करंट होगी I1 माइनस IG। अब ये जंक्शन पे दो करंट आ रही है, तो हमने करंट लॉ पढ़ा है कि आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल हो। तो अगर इस पे I माइनस I1 करंट आ रही है, IG करंट आ रही है, तो ये दोनों मिलके जाएंगी, तो ये I माइनस I1 प्लस IG हो जाएगा। और B से जो करंट जाएगी सेल के अंदर, तो सेल से जितनी करंट निकली है, एक वायर में दो करंट तो नहीं हो सकते, तो जितनी करंट इस तरफ है इस तरफ भी उतनी करंट होगी, तो सेल से जितनी करंट निकलेगी सेल में उतनी करंट आएगी। आप चाहे तो इसको ऐड करके देख लो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, तो ये I1 भी कैंसिल हो जाएगा और IG भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ दोनों मिलके I करंट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसका क्या स्टेटमेंट होता है? ये कहता है कि इफ अगर IG 0 है, मतलब अगर ये गैल्वेटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, देन ये जो रेशियो है इन रेजिस्टेंसेस का R1 अपॉन R2, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये प्रोपोर्शनल है, मतलब R1 R2 R3 R के प्रोपोर्शनल है, तो C और D सेम पोटेंशियल पे होगा। अगर C और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसका मतलब है कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो हम R5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, R5 कैन बी नेग्लेक्टेड, फिर उसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि उस तरफ करंट ही नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं? रेजिस्टेंस का तो काम होता है करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब करंट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये किरचॉफ का लॉ है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी होगा, अगर ये प्रोपोर्शनल होंगे तो करंट 0 हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी तरह से पढ़ सकते हो कि करंट 0 है तो रेजिस्टेंसेस प्रोपोर्शनल होंगे, रेजिस्टेंसेस अगर प्रोपोर्शनल है तो करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि इसका प्रूफ हम करते हैं, तो किरचॉफ्स लॉज लगाएंगे। तो पहले लूप ले लीजिए, इन लूप ACDA, ये लूप लीजिए ACDA बाय KVL, इसमें किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। तो A से C तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं बोल रहे हो? A से C तक पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। I1 R1 पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? सर नेगेटिव। नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में चलना है, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो नेगेटिव होगा। R5 के क्रॉस हो जाएगा IG into R5, इसको कैसा ले, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर इसको भी नेगेटिव। इसको भी नेगेटिव लेंगे, है ना। तो हम चले गए D पॉइंट तक, अब D से A की तरफ चलिए, D से A की तरफ, तो R3 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा? I माइनस I1 into R3, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? सब पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव। पॉजिटिव, है ना। और ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इसमें आप कंडीशन डाल दीजिए, नाउ इफ IG इज इक्वल टू 0, अगर हम इस वाले करंट को IG को 0 ले लें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस I1 into R1 माइनस 0 into R5 प्लस I माइनस I1 into R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, I1 R1 को उस तरफ ले जाओ, तो I माइनस I1 into R3 इज इक्वल टू I1 into R1,
ठीक है, तो I माइनस I1 अपॉन I1 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 अपॉन R3 के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से हमें रेजिस्टेंसेस का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो R1 अपॉन R3 की वैल्यू आ गई। अब देखिए कि अगर हम दूसरा लूप लेते हैं CBDC, इन लूप CBDC, तो C से B की तरफ चलिए बेटा। तो जब C से B की तरफ चलेंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 I1 minus IG. C से B की तरफ ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू R2। इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव, Sir, negative. नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। फिर R4 के अक्रॉस ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव, B से D की तरफ जा रहे हैं हम, B से D की तरफ सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। अब पहुंच गए हम D पे, अब D से C की तरफ चले तो ये हो जाएगा IG इंटू R5। इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, ये जीरो के इक्वल है। इफ IG इज इक्वल टू 0, IG को 0 पुट कर दीजिए, देन IG को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू R2। ये 0 हो जाएगा तो I माइनस I1 इंटू R4, और ये तो IG 0 हो जाएगा, तो ये सब कुछ 0 के इक्वल हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए कि ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू I1 इंटू R2, और इससे भी हमें I माइनस I1 अपॉन I1 की वैल्यू मिल गई, एंड दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में बेटा। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। R2 अपॉन R4, R1 अपॉन R3 मतलब इन दोनों का रेशियो के इक्वल होगा। और अगर आप R2 को इस तरफ लिखोगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, और यही हमें प्रूव करना है। तो अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो इन दोनों का रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और ये जो सेम आर्म है, मतलब ये R5 के एक साइड में जो दोनों आर्म है, R1 अपॉन R3 और R2 अपॉन R4 भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अक्रॉस भी प्रोपोर्शनल हो गए और सेम साइड में भी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, इसको नोट करिए। अब जब ये आपको पता लग गया कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, अगर IG 0 होता है तो हम बोलते हैं कि दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो फिर इसका मॉडिफाइड सर्किट क्या होगा, तो इसका मॉडिफाइड सर्किट हम बनाते हैं। तो द मॉडिफाइड सर्किट इज, तो जब आप R5 को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये सर्किट आपको किस तरह से दिखाई देगा, तो फिर आपको A से, ये पॉइंट A है, ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंसेस दिखाई देंगे, एक R1 और एक R2। R5 को हमने हटा दिया बीच में से, और नीचे की तरफ सॉरी R1 और R2, ये R2 है, और नीचे आपको दिखाई देंगे R3 और R4। R5 को गायब कर दिया, तो ये इसका नेटवर्क हो गया A और B के बीच। तो जो R1 और R2 है वो कैसे हो गए, पैरेलल। R1 and R2 are in series, R1 और R2 सीरीज में है, R3 और R4 भी सीरीज में, ऊपर एक सीरीज बन रही है, नीचे एक सीरीज बन रही है। 1 और 2 का रिजल्टेंट 3 और 4 के रिजल्टेंट के साथ पैरेलल में होगा। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को हमने R12 से डिनोट किया,
इन दोनों के रिजल्टेंट को हमने R34 से डिनोट किया। तो जो R12 और R34 है वो पैरेलल में हो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए बेटा इसको। सर हो गया। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भेजूंगा। आप पहले तो थ्योरी प्रैक्टिस करिएगा और कल दोपहर तक मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस है वो भेज दूंगा, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं।